नमस्कार, मैं हूं गोमान सिंह और आरंभिक नगर कक्षा 6 का जो चैप्टर है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री का तीसरा अध्याय और उसमें जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लेंगे भवन, नाले और सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नगर थे उसमें भवन कैसे थे, मतलब घर कैसे थे, नाले मतलब जल के निकासी की क्या व्यवस्थाएं थी, और सड़कों का रखरखाव या सड़कों की बनावट कैसी थी। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा उसके अंदर कोई विस्तार से नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घर। समझना इसको आराम से, बहुत इजी टॉपिक है। तो उस समय सिंधु सभ्यता के जो घर है, हड़प्पा सभ्यता के घर, अपनी नोटबुक साथ में रखिए। हड़प्पा सभ्यता के घर सामान्यतः या प्राय 1 या 2 मंजिल के होते थे। आज भी ऐसे ही होते हैं हमारे घर, लेकिन अगर बहुमंजिला इमारतों को छोड़ दे तो गांवों के अंदर जो हम रहते हैं, हमारे घर 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 मंजिल के होते हैं। सेम इसी परिप्रेक्ष्य में आपको समझना है कि हड़प्पा के जो घर थे, हड़प्पा के नगरों के जो घर थे, 1 या 2 मंजिल के थे। घर में एक आंगन था, घर में एक आंगन होता था। अगर आप हमारे पुराने घर देख ले तो बिल्कुल उसी तरह से आपको समझना है। घर में एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बने थे, जिसके चारों ओर या चारों तरफ, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। कुछ घरों में कुएं भी थे, कुछ घरों में कुएं भी थे या कुएं भी था या कुएं भी थे। स्नानागार, स्नान करने के लिए जगह, स्नान धन आगार या स्नानागार। स्नानागार जिसको आप बाथरूम कहते हैं, उस समय के घरों की विशेषता थी। स्नानागार हड़प्पा के घरों की, हड़प्पा के घरों की विशेषता थी। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो महास्नानागार मिला है उसकी बनावट देखते ही बनती थी। तो घरों के अंदर इतना ही है। क्या क्या है देखिए। सिंधु सभ्यता के अगर घरों की बात करें, प्रश्न पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में घर कैसे होते थे, तो सबसे पहले आपको बताना है कि 1 या 2 मंजिल के होते थे। हर घर में एक आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे थे, कुछ घरों के अंदर कुएं भी मिले हैं। और हड़प्पा के घरों की विशेषता थी कि उन घरों में स्नानागार भी होते थे। देखिए, अगर मैं चित्र से बताऊं आपको, तो मान लीजिए 1 मंजिला है, ये 2 मंजिला घर है। इस तरह से हम इसको 2 मंजिला बना देते हैं। इस तरह से ये 2 मंजिला घर बन गया। थोड़ा आधुनिक बना दिया मैंने, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं आप। घर के बीच में एक आंगन था, यहां पर ये मान लीजिए आंगन है, और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। ऐसे समझ सकते हैं आप, ये कमरे हैं, ये मुख्य द्वार है, इस तरह से। और कई घरों के अंदर या घरों के बाहर या घर के जो पास में जो परिधि होती थी, उसके पास में ये कुआं, ये कुआं है, ये आपका आंगन है, ये आंगन के चारों तरफ कमरे हैं, और ये घर है 1 मंजिला या 2 मंजिला। इस तरह की घरों की बनावट होती थी। बहुत खूबसूरत नगर थे उस समय के। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो हमारा जो टॉपिक है वो है जल निकासी, जिसको आप कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी कह दो, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता, ऐसी किसी और सभ्यता के अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं थी। देखो, सिंधु सभ्यता की 2 बड़ी बड़ी विशेषताएं आप ध्यान में रखना है। एक तो यह सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, यहां की जो जल निकासी, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो गंदा पानी निकालने की जो व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी।
जल निकासी व्यवस्था के लिए सिंधु सभ्यता पूरे विश्व में उस समय जानी जाती थी, श्रेष्ठ उदाहरण था। आज भी हम इससे परेशान रहते हैं कि हमारा जो नालियों का जो पानी है आगे जाकर के कहीं जम जाता है, फंस जाता है, उसके अंदर कचरे आ जाते हैं, है ना, या फिर आगे बड़े नाले से उसका कनेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उस समय आप देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी बात हो रही थी। देखिए कैसे नगर के जितने भी नाले थे वो सीधी लाइन में थे। यहां से शुरू करते हैं हम। नगर के सभी नाले, जो बड़े बड़े नाले थे जहां गंदा पानी जाता था, नगर के सभी नाले सीधी लाइन में बने थे, कहीं ज्यादा मोड़ वगैरह नहीं थे। सबसे पहली बात, नाले हैं वो सीधी लाइन में बने थे, कंफ्यूज नहीं होना है, जिन्हें पत्थरों या अन्य तरीकों से ढका गया था, जिन्हें पत्थरों या अन्य तरीकों से ढका गया था। ढकने का कारण था कि अंदर कचरा नहीं पड़े। ये तो आपको पता है ना कि एक बार कचरा अंदर गिर गया तो फिर बाहर निकालने वाला कोई है नहीं, गंदगी बढ़ती जाती है और वो नाले हैं वो चौकअप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए नाले। अब नालियों की क्या स्थिति थी? देखिए, नालियां ढलान युक्त थी। नालियां कैसी थी? हल्की सी ढलान वाली थी। नालियां हल्की ढलान युक्त थी। उसका क्या फायदा होता था? नालियां हल्की ढलान युक्त थी जिससे पानी आगे बढ़ सके, जिससे पानी आगे बढ़ सके। अगर नालियों में हल्की ढलान नहीं रखते हैं ना आज भी, तो पानी फिर आगे बढ़ने में उसको दिक्कत होती है। उसके बाद में घरों की नालियां जो है वो सड़क की नालियों से जुड़ी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। देखिए, घरों की नालियां, घरों की जो नालियां थी वो सड़क की नालियों से जुड़ी थी। सड़क की नालियों से जुड़ी थी और जो सड़क की नाली थी वो मुख्य नाले से जुड़ी थी, तथा सड़कों की नालियां कहां थी? मुख्य नाले से। ये बात ध्यान रखना, घर की नालियां सड़क के नाले से, और सड़क की जो नालियां हैं वो मुख्य नाले से, जो मेन, जो बड़ी लाइन थी, मेन गटर जिसको आप बोलते हैं, वहां से जुड़ी थी। कितनी अच्छी विशेषता थी। और जो नाले थे उसमें जगह जगह मेन हॉल बने थे जो साफ सफाई और रखरखाव में काम आते थे। देखिए, नालों में जगह जगह मेन हॉल बने थे। मेन हॉल थे जो साफ सफाई और रखरखाव, के लिए थे। साफ सफाई आराम से हो जाती थी मेन हॉल के माध्यम से बड़े नालों की। देखिए, इसको समझना है आपको, आराम से कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जैसा हम अपने घरों में और नगर में देखते हैं। सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता है उसका वहां का ड्रेनेज सिस्टम, जिसको आप जल निकासी व्यवस्था कहते हैं। यह अद्वितीय विशेषता है। नगर में, पहला पॉइंट यहां से लिखिए, नगर के सभी नाले सीधी लाइन में बने थे जिसे किसी पत्थरों से या अन्य चीजों से ढका गया था। उसके बाद में हम आते हैं नालियों की बात। तो नालियां जो है वो हल्की ढलान युक्त थी। हल्का सा ढलान था जिससे क्या है, पानी आगे बढ़ता था। जो घरों की नालियां थी वो किससे जुड़ी थी? सड़क की नालियों से जुड़ी थी। और सड़क की नाली जो है वो मुख्य नाले से जुड़ी थी। और मुख्य नाले के अंदर, इसमें देखिए 2, ये तीसरा घर वाला हो गया और चौथा हो गया आपके नाले वाला सिस्टम, कि नालों में जगह जगह क्या बने थे? मेन होल, जो साफ सफाई और रख रखाव के लिए जाने जाते थे। सीधा सीधा प्रश्न आता है कई बार, सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था को बताइए। 4 बिंदु आपको लिखने हैं, 1, 2, 3 और 4। जल निकासी व्यवस्था और घर,
कैसे थे, ये वाला टॉपिक पूरा लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। घरों और नाले के बाद में या नालों के बाद में जल निकासी व्यवस्था के बाद में हम चलते हैं नगरीय जीवन पे। लेकिन उसके पहले देखिए सड़कों के बारे में फैक्ट बाकी रह गया। आपको बताना है कि हड़प्पा की सड़कें, हड़प्पा से मतलब यहां पूरी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सीधी बनी थी। ये आप ध्यान रखना, सड़कों का बाकी रह गया था। एक ही फैक्ट, समकोण पर काटती थी। जैसे मान लीजिए एक सड़क इधर से जा रही है उत्तर से दक्षिण, तो एक पूरब से पश्चिम, तो ये समकोण पे काटेगी कुछ इस तरह से, ऐसे सीधी सड़कें थी, कहने का मतलब। अब वहां के जो नगर थे वो बहुत भीड़ भाड़ वाले थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी। तो लिख सकते हैं हम नगरीय जीवन कैसा था। एक तो थी भव्य इमारतें, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भव्य इमारतें तथा हलचल से भरे बाजार, हलचल से भरे नगर लिख दीजिए। हलचल से मतलब आदमी ज्यादा थे, लोगों की आवाजाही ज्यादा थी, इसका मतलब व्यापार ज्यादा होता था। और मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, व्यापार प्रधान सभ्यता, व्यापार को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी। व्यापार प्रधान सभ्यता, व्यापारी लोग ज्यादा रहते थे, व्यापारी ज्यादा रहते थे तो लेन देन भी ज्यादा होता था। तो क्या क्या था देखो, सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण, मणके आदि का व्यापार होता था, आदि का व्यापार होता था। क्योंकि व्यापार प्रधान था इसलिए लोग आते भी थे जाते भी थे, व्यापारी आते थे जाते थे। इसका मतलब वो अपने व्यापार के लिए कुछ मोहरों का इस्तेमाल करते, जिसको स्टैंप बोलते हैं ना आजकल, आप मोहर लगाते हैं, जो सील बोलते हैं जिसको, ऐसी बहुत सारी सीलें मिली है। और ऐसी सीलों पर जो लिखने का काम है वो करता था लिपिक वर्ग, जिसको आप क्लर्क बोलते हैं। तो यहां पर यहां के नगरों में लिपिक वर्ग भी था, लिपिक वर्ग जो मोहरों पर लिखने का काम करता था। मोहरों पर लिखने का कार्य, मोहरों पर लिखने का कार्य कौन करता था? लिपिक वर्ग, जिसको आप क्लर्क कहते हैं आजकल। इसके अलावा यहां पर शिल्पकार भी थे जो नई नई चीजें बनाते थे। शिल्पकार क्या करते थे? नई वस्तुएं बनाना, नई वस्तुएं बनाना, ये शिल्पकारों का काम था। यहां पर एक शासक वर्ग भी था, लेकिन अब शासक वर्ग कौन था ये कोई बता नहीं सकता है। क्या वो व्यापारी थे, क्या वो राजा थे, क्या वो पुरोहित थे, कोई बता नहीं सकते। लेकिन यह है कि शासक वर्ग था, इसलिए बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े बाजार थे। यहाँ पर लिपिक वर्ग भी था, व्यापार भी होता था। कोई ना कोई तो ऐसी सत्ता थी जो इन सबको नियंत्रित करती थी। देखिए वापिस नगरीय जीवन में क्या था कि बड़ी बड़ी इमारतें थी, जो हलचल से भरे हुए नगर थे, जिसको हम बाजारों की संख्या भी दे सकते हैं। यह सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। नगरीय सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता और जल निकासी व्यवस्था में अद्वितीय, तीन चीजें इसके बारे में आपको पता रखनी है। किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में। अब देखिए और नगरीय जीवन में क्या था? लोग सोने चांदी के आभूषण, मणके आदि का व्यापार करते थे। यहाँ पर लिपिक वर्ग भी था यहाँ के नगरों में, जो कि मोहरों पर क्या करता था? लिखने का काम करता था। मोहर का मतलब सील, आजकल हम सील लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई आपका दुकान है, दुकान या फर्म है, उसकी सील होती है। तो इस तरह से ये मोहरें होती थी, ज्यादातर आयताकार होती थी। आगे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे शिल्पकार भी थे जो नई नई चीजें बनाते थे। यहाँ पर एक शासक वर्ग भी था, लेकिन वो थे कौन? क्या वो व्यापारी थे, क्या वो राजा थे, क्या वो पुरोहित थे, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो सड़कों के बारे में, सड़कें समकोण पे काटती थी। उसके बाद में हमने नगरीय जीवन के बारे में पढ़ा। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं।